पोस्टमार्टम सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, ठीक है। हाउ डू यू टेल कि ये नॉर्मल ब्लीडिंग है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग है, ठीक है। अगर आपकी ब्लीडिंग इतनी हो रही है कि यू पासिंग, एक तो ऑब्वियसली यू पास क्लॉट्स शुरू में जैसे ब्लीडिंग होती है, जैसे अब ये हम बात करेंगे आप घर चले गए, यहाँ तो हम नहीं देख रहे होंगे ब्लीडिंग है कि नहीं है, बट व्हेन यू गो होम, व्हेन यू नीड टू कम बैक, ठीक है, यही बात है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपका पूरा पैड 1 घंटे में सोक हो गया है, दैट्स हैवी ब्लीडिंग, और फिर अगले भी घंटे में वैसे ही ब्लीडिंग हो रही है, या इस साइज के क्लॉट्स आ रहे हैं। स्मॉलर क्लॉट्स तो आएंगे व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग एंड एवरीथिंग, बिकॉज द ब्लड इज गोना कम आउट, राइट। बट हाउ डू यू टेल कि मैंने अब हॉस्पिटल कब जाना है, इफ यू हैव हेवी ब्लीडिंग, एंड हेवी इज एग्जैक्टली दिस बिग क्लॉट्स, क्लॉट साइज के इस फिस्ट साइज के, या सोकिंग मोर देन वन पैड इन एन आवर, इवन अ होल पैड इन 1 आवर इज अ लॉट, ठीक है। तो फिर आपने वेट नहीं करना, फौरन से हॉस्पिटल आ जाना है। क्रैम्पिंग बिल्कुल नॉर्मल होती है प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद, बिकॉज अब इमेजिन करो इतना बड़ा बेबी यूट्रस में, यहाँ तक साइज होता है यूट्रस का, यू बीन थ्रू इट सो यू नो, और वहाँ कहाँ जाना है, पेल्विस में, सो इट हैज टू गो ऑल द वे डाउन। सो आपका यूट्रस कंट्रैक्ट करता है टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन। अब वो दैट कैन बी अ लिटिल क्रैम्पी इन सम पीपल, कि वो क्रैम्प्स उन्हें फील होते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या करना है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। पेन इन योर बैक, नेक एंड जॉइंट्स, इट्स अ गिवन, यू कैरिंग सो मच वेट विच इज फ्रॉम योर बेबीज का, मतलब ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होता है, वो भी कैरी कर रहे होते हो, प्लस आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होती है, यू लाइक अ बलून ऑफ हार्मोन्स एंड अ बलून ऑफ अ लॉट ऑफ फ्लूइड एज वेल। तो वो जब सब वापस जा रहा होता है तो सम पीपल गेट डिहाइड्रेटेड, सम पीपल स्वेट अ लॉट, सम पीपल विल हैव दीज वियर्ड पेन्स हियर एंड देयर, विच इज अ गिवन, ठीक है। और ऑब्वियसली प्रीमियम में पेन तो होती है, चाहे सेक्शन भी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी भी हो, राइट। सो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। अब सिजेरियन वाले पेशेंट्स, राइट, अच्छा नहीं बाकी सब में भी, सॉरी। सो थोड़ा सा पहले यही बात कर लेते हैं टू मेक इट शॉर्टर। सो पेन इन बैक, नेक्स एंड जॉइंट्स, कहीं पर भी आपको पेन है, सबसे पहली ऑप्शन तो होती है कि आप हॉट पैड यूज़ करें, ठीक है। दवाई से बेहतर हमेशा बाकी चीज़ें होती हैं। तो आप हीट पैड यूज़ कर सकते हो, आइस पैक्स यूज़ कर सकते हो, दे डू द बोथ द सेम थिंग। आइस पैक स्पेसिफिकली फॉर योर एपिजियोटमी, जिनका नॉर्मल डिलीवरी अगर होगी तो वो उसमें ज़्यादा आइस पैक हेल्प करता है। बट हॉट पैड, जैसे प्रेगनेंसी मैंने मना किया कि बहुत आपने हीटिंग पैड नहीं यूज़ करने, बट इसमें आप यूज़ कर सकते हो आफ्टर यू डिलीवर। अगर हीट पैड से नहीं फ़र्क पड़ा, आइस पैक से नहीं फ़र्क पड़ा, फिर ब्रूफिन टैबलेट इज़ द सेफेस्ट, इबुप्रोफेन जिसे कहते हैं बाहर, वो आप सुबह दोपहर शाम ले सकते हो, ठीक है। और जेल्स जैसे बैक एक या जॉइंट पेन या नेक पेन है, उस पर फिर जेल्स हम आपको बता देंगे, वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि दवाई पूरी बॉडी पे एक्ट करती है। जेल का ये फ़ायदा होता है कि वो जहाँ पेन है वहीं पर एक्ट करेगी, एंड यू आर डन, ठीक है। सिजन साइड पे पेन होना, वो ऑब्वियसली एक सर्जरी हुई होती है, उसकी पेन हो सकती है, वो हम आपको पेन किलर्स भी देंगे और उसके लिए उस वक्त बताएंगे भी कि क्या करना है। बट अगर आपको स्वेलिंग लग रही है इंसिजन पे, या ब्लीडिंग हो रही है इंसिजन साइड से, देन यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल, ठीक है। स्वॉलन ब्रेस्ट आर अ गिवन, क्योंकि ऑब्वियसली आप फीड करा रहे होते हो, उससे स्वेलिंग होती है। बट अगर स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है कि आपको ब्रेस्ट बहुत हार्ड फील हो रहे हैं, दैट इज़ कि आपकी या तो अंदर फ्लूइड रिटेन हो गया या इन्फेक्शन है, ठीक है। इन्फेक्शन के साइंस होते हैं स्वेलिंग, पेन, और थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होना उस एरिया का, कि आपने अपने वैसे हाथ देखा तो ठीक है, जब यहाँ लगाया तो वो ज़्यादा हॉट फील हो रहा है, दैट्स एन इन्फेक्शन। और वो ब्रेस्ट में क्यों होता है, क्योंकि हम एम्प्टी नहीं करते ब्रेस्ट प्रॉपर्ली। अगर बेबी की फीड वो अच्छा नहीं कर रहा और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और मिल्क ज़्यादा बन रहा है, तो भी स्वॉलन ब्रेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, अगैन हॉट कोल्ड स्पंजिंग, सबसे पहला स्टेप तो वही है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली ब्रूफिन टैबलेट ले सकते हैं, और एक्सप्रेस करेंगे मिल्क, ठीक है। वो यही तरीका होता है कि वो आपको, खैर आपने ब्रेस्ट फीडिंग वाली क्लास ली भी, आपको डॉक्टर साहब ने बताया होगा कैसे एम्प्टी करना है, तो वो उसके लिए होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑब्वियसली बहुत एक मिथ है पाकिस्तान में भी और जनरली भी, कि इफ़ यू डोंट वेयर योर अंडरगारमेंट्स यू आर डूइंग अ गुड जॉब। दैट्स द वर्स्ट जॉब यू कैन डू, बिकॉज स्वेलिंग बढ़ जाती है। यू नीड टू वेयर टाइट अंडरगारमेंट्स ताकि स्वेलिंग ना हो, ठीक है। ब्लैडर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, कि जैसे एपिड्यूरल लगा हुआ है या इवन स्पाइनल लगा हुआ है, कुछ लोगों को बाद में यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होती है, रिटेन यूरिन, वो बिल्कुल टेम्पररी होता है, वो खुद ही रिलीव हो जाता है। बट अगर आपको यूरिन पास करते हुए ये हो रहा है कि जलन हो रही है या बर्निंग फील हो रही है या लो डोमिनल पेन हो रही है व्हेन यू पी, दैट मींस कि आपको यूरिन का इन्फेक्शन है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म योर डॉक्टर। सो साइंस ऑफ यूरिन इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी में तो यूजुअली कुछ भी नहीं होता, सिर्फ डिस्कम्फर्ट होती है। आफ्टर डिलीवरी क्या होते हैं, कि बर्निंग इन यूरिन पास करते हुए स्पेशली, या पेन वाइल पासिंग यूरिन, या लोअर abdominal पेन, ठीक है। तो उसमें आपने फॉरेन डॉक्टर को करना है। बॉयल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन इज द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम। आई गेट अ कॉल फ्रॉम एवरी पेशेंट कि मुझे कॉन्स्टिपेशन, उसकी वजह क्या होती है, क्योंकि अम्मी कहती है पानी नहीं पीना पेट फूल जाएगा।
My mother was a PhD doctor. I swear she kept saying such myths कि तुमने पानी, तुम डॉक्टर तो अपने घर डॉक्टर होगी, तुमने पानी नहीं पीना, तुम्हारा पेट फूल जाएगा. And I kept telling her कि मुझे यूटीआई हो गया, मुझे हो भी गया. The first time, second time तो मैंने खैर सुनी नहीं उनकी. But you know इतना असर होता है being a doctor. Even I got affected by these myths. You know I know कि उससे ये क्या होता है, but वो एक असर होता है ना. You know mother is very strict as well. So obviously I was very affected by her. अब तो she's passed away. I miss her like hell. But वही वाली ये myths है ना पाकिस्तान में कि पानी कम पीना है. उससे सबसे कॉमन जो कॉज है ना पाकिस्तान में कॉन्स्टिपेशन की आफ्टर डिलीवरी या यूटीआई की, वो पानी कम पीना है. तो आपने पानी कम नहीं पीना. ठीक है. और उसके अलावा जो है कॉन्स्टिपेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मेरे पेशेंट्स ने ऑलरेडी पता है, इसबगोल है, प्रून्स है, हस्क ले सकते हो. वरना अब तो प्रेगनेंसी खत्म हो गया, अब आप दवाइयाँ भी खा सकते हो आराम से. तो वो आपको बता देंगे. बट यू शुड पास टूल एटलीस्ट वंस अ डे, वरना फिर आपको पेट में ब्लोटिंग और दर्द ज़्यादा शुरू हो जाएगी. ठीक है. हेमोरॉइड्स आर वेरी कॉमन आफ्टर डिलीवरी. प्रेगनेंसी में कॉमन होते हैं क्योंकि पेल्विक प्रेशर बढ़ा होता है. उसकी वजह से ऑब्वियसली आपके वो जो प्रेशर होता है एयर एरिया पे, उससे हेमोरॉइड्स होते हैं. हेमोरॉइड्स क्या होता है, स्वेलिंग होती है जहाँ से आप स्टूल पास करते हो. कुछ लोगों को उससे ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है. वो भी ट्रीटेबल है. मेरी एडवाइस है कि डोंट रश टू अ सर्जन. कोई सर्जन तो शुक्र नहीं बैठा हुआ. सबसे पहले वो कहते हैं सर्जरी करा लो. मेरे इतने पेशेंट हो चुका हुआ है, एंड दे कम बैक एंड ऐसे तुमने क्यों कराई, कहते हैं आप मिली नहीं, आपने फोन उठाया, पता नहीं क्या क्या. बिल्कुल नहीं करानी, बिकॉज ये सब कुछ सेटल हो जाता है आफ्टर अ वाइल. यू हैव टू गिव इट टाइम. और हेमोरॉइड्स का बेस्ट हल होता है, जैसे आप एक नॉर्मल डिलीवरी भी होती है तो एपिजोटमी के लिए आप जो हॉट सेट्स बात करते हो ना, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल लें या डेटॉल डाल लें और 50 मिनट्स के सोक्स करें. दैट इज द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ द हेमोरॉइड्स. एंड ऑफ कोर्स देयर आर क्रीम्स दैट विल गिव यू. बट ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है. डोंट रश टू सर्जन फॉर अ सर्जरी फॉर हेमोरॉइड्स. अच्छा जी. ठीक है. सो कब तक लास्ट करते हैं? फ्यू डेज. पोस्टमार्टम चीज़ें लास्ट करती हैं सेवरल वीक्स कर सकती हैं. आफ्टर पेन्स आर दोज क्रैम्प्स दैट यू गेट. वो जो आफ्टर पेन्स, वही जो बताई थी ना, क्रैम्पी फीलिंग होती है, यूट्रस यहाँ से नीचे आना है, तो वो क्रैम्प्स होंगे, वो नॉर्मल है, वो ट्रीटेबल है, दवाई हम आपको दे देंगे. और वही क्रैम्पी फीलिंग होती है. हीटिंग पैड की हमने बात कर ली, ब्रूफिन की बात कर ली, नेक पेन जॉइंट्स की बात कर ली. सबसे पहले हीटिंग पैड है, फिर ब्रूफिन है, पोजिशंस हैं, और वही सारी कहानी. दिस इज नथिंग मच. हाँ, डिस्चार्ज. हाउ डू यू टेल कि डिस्चार्ज नॉर्मल है कि इन्फेक्शन है? डिस्चार्ज नॉर्मल क्या होता है? अगर आपको पेटी लाइनर नहीं रखना पड़ रहा, फाउल स्मेलिंग नहीं है, इची नहीं हो रहा, तो वो नॉर्मल है. दैट इज नॉट समथिंग टू वरी अबाउट. बट इफ इट्स इची, इफ इट्स फाउल स्मेलिंग इतना ज़्यादा हो रहा है कि आपको वो रखना पड़ता है कुछ पेंटी लाइनर वगैरह, देन यू हैव टू कम टू द हॉस्पिटल. और फाउल स्मेलिंग, दैट इज द वर्स्ट थिंग टू हैव इन आफ्टर डिलीवरी. अगर आपको फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, मीन्स के इन्फेक्शन है, फिर आपने फौरी डॉक्टर के पास जाना है. एंड ऑफ कोर्स फीवर. वही हेवी ब्लीडिंग, पेल्विक पेन, फीवर, या हाथ लगाने से दर्द थोड़ी बहुत तो होगी, बट बहुत ज़्यादा अगर दर्द हो रही है. ओके. वही आइस पैक्स, कोल्ड जेल पैक्स, फिर लेयर 10-20 टाइम्स अ डे आप करोगे, मतलब 20 मिनट्स के लिए, तो ये ठीक हो जाएगा. आइस पैक बहुत अच्छी चीज़ है. छोड़ दो. अब आ जाओ एपिजोटमी पेन पे. सो एपिजोटमी पेन की दो तीन ट्रिक्स हैं. एक तो आप यू लाई ऑन योर लेग. जैसे अगर पीछे एपिजोटमी, तो उस पर बैठोगे तो पेन ज़्यादा होगी. वो ना पिलोज मिलते हैं मोल्टी फॉर्म के, डोनट पिलो कहते हैं उसको. तो उससे क्या होता है कि वो आपका जो एपिजोटमी का स्कार ना, उस पर आप बैठते नहीं हो. आप वो भी यूज़ कर सकते हो. उसके अलावा ये कि वही हीट पैड, कोल्ड पैक विल हेल्प. वॉशिंग विद वार्म वाटर ऑल्सो हेल्प्स. अगर आप नीम गर्म पानी से वॉश करोगे तो वो भी वही बात है कि आपने हॉट सेट्स बात कर लिया. वरना ऑब्वियसली आप बात ले सकते हो. बट अगर आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा लग रही है, फिर आपने डॉक्टर को फौरी करना है कांटेक्ट. ठीक है. और कॉन्स्टिपेशन मेक्स दैट एपिजोटमी बर्स्ट. तो कॉन्स्टिपेशन भी तो प्रॉब्लम है ही है. डिलीवरी के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप तो ना दूंगा इसका. तो वो जो है ना आपने ट्रीट करना है. ठीक है. सो कॉन्स्टिपेशन को, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो स्पेसिफिकली आपने कॉन्स्टिपेशन को एड्रेस करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा फिर एपिजोटमी को डैमेज कर सकती है. ओके. सो सिजेरियन स्कार का ये होता है कि पेन रिलीफ मेडिसिन तो आपको दे ही देंगे. हीटिंग पैड, बाइंडर आप ज़रूर यूज़ करो, पर बाइंडर गर्मियों में अगर आप एसी के बगैर यूज़ करोगे तो उससे स्वेटिंग होती है, जिसकी वजह से फिर स्कार ख़राब हो सकता है. तो वो आप बाद में यूज़ करोगे. ठीक है. ओके. इंसिजन मैंने बात कर ली थी कि हाउ डू यू टेल कि इन्फेक्शन वूंड में है कि नहीं. अगर उससे डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ पानी आ रहा है, कोई थिक वो आ रहा है, स्वेलिंग हो रही है, बहुत रेड हो रहा है. लकीली हम जहाँ जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एब्जॉर्बल सूचर्स, तो वो तो आपको नज़र ही नहीं आता स्कार, बिकॉज वो वाटर प्रूफ ड्रेसिंग कर देते हैं. उसी में आप शावर ले सकते हो. उसी में आपको, जब आप, हम नहीं देखते हैं 7 डेज के बाद, पर अगर उस जो पट्टी आपने की हुई है उसमें से कुछ आ रहा है तो फिर आपने फौरी आ जाना है. ठीक है. ब्रेस्ट की हमने बात कर ली. कोल्ड हॉट स्पंजिंग, हाँ ये बहुत मेरा फेवरेट एरिया है.
यूरिन निकल जाना, ठीक है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस एंड इसके बाद में बात करते हैं। सो बहुत कॉमन होता है कि आफ्टर यू डिलीवर स्पेशली आपका जो पेल्विक फ्लोर है ना वो वीक हो जाता है, बिकॉज ये सपोर्ट कर रहा होता है आपके ब्लैडर को, ठीक है। सो आई विल टेल यू दिस एक्सरसाइज ऑफ कोर्स ऑफ डिलीवरी, बट अगर ना मुझसे मुलाकात हो या बस मैं ना हूँ या कहीं और डिलीवर हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्सरसाइज आपने फर्ज नमाज की तरह करनी है। इतनी बड़ी बात नहीं, को मौलवी तो नहीं था कब बच के। सो बिकॉज आई डू कस्मेटिक गायनी, तो मेरे पास ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। दे यंग गर्ल्स लाइक योर सेल्फ, करियर वुमेन, उसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं, ऑब्वियसली मैं नाम शाम नहीं बताऊंगी। बट वो इतनी फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम है कि जस्ट बिकॉज यू हैड अ बेबी यू आर सफरिंग फॉर लाइफ, कि आपका पेल्विक फ्लोर वीक हो गया, जब आप खांसते हो छींकते हो यूरिन निकल जाता है। आपने अपनी अम्मियों को सुना होगा कहते हुए कि जब मैं खांसती हूँ मुझे यूरिन निकल जाता है, एंड यू लाइक अच्छा, एंड यू वरी। वो सारा आप लोगों का कसूर है, अम्मियों का कोई कसूर नहीं है। वो जो बेबीज डिलीवर किए हुए हैं ना, इवन अगर सेक्शंस भी हुए हो तो आपका पेल्विक फ्लोर हर प्रेगनेंसी में वीक होता है, बिकॉज वो कैरी कर रहा है ना वेट, और ये सपोर्ट करते हैं आपके ब्लैडर को। तो अगर ये वीक हो जाएगा तो ये ऐसे करके लेट को करना शुरू कर देते हैं और कोई सपोर्ट नहीं रहती, जब आप खांसते हो छींकते हो यूरिन निकल जाता है। इमेजिन अ लाइफ वे यू हैव दिस प्रॉब्लम, इट्स सो सोशली एम्बैरेसिंग, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। दोज गर्ल्स क्राई इन माई क्लिनिक, एंड यू नो वो मेरे पास लेजर के लिए आती है, लेजर उनको 2 साल गुजार देता है, बट 2 साल के बाद फिर वो वहीं होते हैं जहाँ है। Imagine wearing a pad to work, imagine wearing a pad to a social gathering, and you're always scared that you'll be. इससे बुरी लाइफ नहीं हो सकती। तो मैं डरा इसलिए रही हूँ कि ये टोटली प्रिवेंटेबल है। ये प्रॉब्लम आप मतलब मैंने ये सोचा था कि मेरे मरीज मेरे पास लेजर के लिए ना आए, उन्हें पहले ही बताओ क्या करना है। आप इस फ्लोर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। कैसे करना है? वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आप शादी हॉल में जाते हैं, वहाँ क्या होता है, बाथरूम इतना गंदा होता है, बंदा कहता है मैं मर जाऊँ मुझे यहाँ ना जाना पड़ जाए, और जाना पड़ जाता है। सो इट्स सच अ सिंपल एक्सरसाइज। जैसे आप प्रिटेंड करो कि आप ऐसी जगह पे हो जहाँ यूरिन आपने नहीं पास करना, यू होल्ड योर यूरिन, ठीक है। जैसे आप अंदर जोर नहीं लगाते यूरिन को रोकने के लिए या गैस को रोकने के लिए या स्टूल को रोकने के लिए, अंदर को जोर लगाओ, काउंट टिल 10, प्रिटेंड टू होल्ड यूरिन, ठीक है। तो 10 सेकेंड होल्ड करना है, फिर रिलीज करना है, फिर रिपीट करनी है एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये डिलीव आप प्रेगनेंसी में भी कर सकते हो, डिलीवरी के बाद तो ज़रूर करनी है फर्ज नमाज की तरह। अगर आप 8 to 10 स्क्वीजेस करोगे 3 times a day, होल्डिंग इट फॉर 10 सेकेंड, शायद शुरू में 10 सेकेंड्स ना होल्ड कर पाओ, लेकिन आगे जाके आपने एम करना है कि 10 सेकेंड्स होल्ड करना है फॉर 6 months, यू विल थैंक मी फॉर लाइफ बिकॉज यू विल नेवर हैव दिस प्रॉब्लम। तो इससे अगर बचना है तो 6 months इसको देने हैं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर पेल्विक फ्लोर। हर प्रेगनेंसी में ये वर्स होता है, फिर वजाइनल लैक्सिटी शुरू होती है, फिर divorce becomes an issue, then the husbands get problems, and then I get to get money in laser। तो ये आप लोग को मेरे पास नहीं आना, आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। सो दिस इज दैट इम्पोर्टेंट। अब समझ आ गई पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस, अब प्लीज कर लेना, ठीक है, वरना फिर लेजर कराना। ऑब्वियसली इट्स सच अ सिंपल थिंग टू डू, बट क्योंकि पता नहीं होता तो वो आप यू एंड अप इन दैट प्रॉब्लम। अच्छा, अबाउट योर वो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, यूरिन के मसले वगैरह, कुछ लोगों को यूरिन पास करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसकी वजह कई दफ़ा एपिड्यूरल भी होता है, बट ये नहीं कि दिनों बाद, मतलब राइट आफ्टर डिलीवरी। एक तो फेयर ऑफ एपिजियोटमी होता है कि वहाँ कट लगा हुआ है, मैं यूरिन पास करूंगी, स्टूल पास करूंगी तो मुझे पेन होगा। आई हैड अ पेशेंट, मुझे याद है, भी कभी नहीं भूलेंगे मुझे, अब मैंने उसको डिलीवर कराया, आई हैड टू ट्रैवल, उसको यूरिन रिटेन हो गया। अब मुझे पूरा वो एयरपोर्ट का टाइम, फ्लाइट से उतरते पहले मैंने उसका पता किया, यूरिन नहीं पास हुआ। डॉक्टर सबा शुक्र है लकीली इधर थी, उनका मैंने सर खाया हुआ था, डॉक्टर साहब उसको यूरिन पास। वो कहते तुम ट्रैवल करियो अपनी कॉन्फ्रेंस रखो, तुम्हें यूरिन का मसला क्यों पड़ गया? बिकॉज इट वाज, आई कुड इमेजिन द फ्रस्ट्रेशन। तुम सोचो, मैं डॉक्टर साहब ने उसे कैथेटराइज कर दिया, आई हैड टू कम बैक इन 3 days, मैं 3 दिन बाद वापस आई, स्टिल नो यूरिन। ये क्या मतलब, नॉर्मल डिलीवरी में कौन सोचता है कि ब्लैडर को कुछ हो जाएगा? बट वो इमेजिन द पेशेंट्स फेयर इन एवरीथिंग। खैर वो पेशेंट आ गई कि मैं अब आप आ गई वापस तो मेरा यूरिन का मसला तो हल करें। तो डॉक्टर साहब ने भी कहा तुम आ गई हो तुम ही हल करो। अब वी हैड नथिंग टू डायग्नोज कि चलो सिजेरियन हो तो बंदा का कोई ब्लैडर डैमेज हो गया, अब नॉर्मल डिलीवरी में यूरिन को क्या होना था। खैर मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें यहाँ खड़ी हूँ, मैं तुम्हारा कैथेटर निकालती हूँ, लेट्स सी यू पास यूरिन। वॉशरूम गई, ये क्या बेसिकली वो फेयर ऑफ पेन था, उसको मैंने पेन किलर लगाया, ठीक है, और उसका डर था कि मैं करूँगी तो वो पेन शुरू हो जाएगी। पेन किलर लगाया, कुछ तसल्ली की, कुछ वर्बल एनाल्जेसिया दिया, कुछ काउंसलिंग की। She ended up passing on, and we also had a really sigh of relief। तो आई नेवर फॉरगॉट दैट पेशेंट कि वो सिर्फ वो पेन की उसकी वजह से शी वाज सो स्केर्ड कि उसने, मेरा ख्याल है कुछ 4-5 दिन बाद उसका वो यूरिन पास हुआ, और हमें कहते थे फिर मैं उतार दूँ वैसे अगर if you don't mind। अच्छा चलो ठीक है, ये तुम्हारा बड़ा फैंसी है बट ये टिकता नहीं है। सो
हाँ, ये गुड आइडिया। सो बेसिकली कहने का मकसद ये कि ये लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जो पेशेंट्स के साथ ही होते हैं, दीज आर पेशेंट्स लाइक योरसेल्फ, कि वो उसको इतना फेयर ऑफ पेन था कि मैं यूरिन पास करूंगी तो मेरी एपिज़ोटमी खुल जाएगी या दर्द बहुत होगी। तो शी सफर्ड फॉर सो मेनी डेज जस्ट विद दैट फेयर। और वो शुक्र है आइडेंटिफाई इस तरह हुआ कि मैंने कहा कोई और रीजन नहीं बनता ना, मतलब और क्या रीजन हो सकता है कि एपिडुरल का इफेक्ट 4 दिन तो नहीं रहेगा ना। तो खैर शुक्र है शी पास यूरिन। तो स्टोरी मैंने इसलिए सुनाई है कि ये बहुत होता है, कॉमन है आफ्टर डिलीवरी, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसमें एक ट्रिक ये होता है कि आप वॉशरूम की टैप ऑन कर दो, वो पानी की आवाज़ से भी कुछ लोगों को रिलीफ मिलता है और कुछ वॉश करने से रिलीफ मिलता है। बट दैट थॉट ऑफ ऑब्वियसली यूरिन रिटेंशन कैन आल्सो कॉज दीज प्रॉब्लम्स। एंड ऑफ कोर्स पानी ज़्यादा पीना है, वो तो मैं आपको हर वक्त कहती हूँ, 8 से 10 ग्लास पानी के पियो तो वो आपने पीने हैं, ठीक है। और अगर वही पेन हो रही है यूरिन पास करते हुए तो फिर वो यूटीआई है, ठीक है। गैस कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन है डिलीवरी के बाद, स्पेशली सेक्शन के बाद जिनको एनेस्थीसिया मिलता है, ऑल्दो हम यहाँ स्पाइनल देते हैं, बट वो आप बेड पे होते हो तो इसलिए भी गैसेस पास नहीं हो रही होती। उसके लिए बेस्ट हल है कि आप जितना वॉक करोगे, जितनी जल्दी एक्टिव हो जाओगे, आपको गैसेस पास हो जाएंगी। अदरवाइज ऑब्वियसली हम दे देंगे सारा कुछ। हेमरॉइड्स की हमने बात कर ली, अब आ जाओ असली टॉपिक पे। इनकॉन्टिनेंस की भी हमने बात कर ली, आपने एक्सरसाइजेस करनी है वो आपको पता लग गई है। चेकअप कब होता है? हम 6 वीक्स के बाद, नहीं सॉरी, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो हम 2 वीक्स के बाद देखते हैं, ये देखते हैं। और सेक्शन के बाद हम देखते हैं आफ्टर 1 वीक व्हिच इज अगेन अ फ्री विजिट, देन एट 6 वीक्स वी कॉल यू अगेन फॉर कॉन्ट्रसेप्शन काउंसलिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू हैव टू स्पेस योर फैमिलीज। एकदम से अगर आप दोबारा कंसीव कर लोगे तो आपकी भी लाइफ को रिस्क है और बेबी की लाइफ को भी रिस्क है। तो जो WHO रिकमेंडेशन है वो 3 years का है गैप बिटवीन डिलीवरी। सो बिटवीन प्रेगनेंसीज 2 साल का गैप होना चाहिए कम अज कम, ठीक है। तो उसके लिए हम बात करेंगे एट 6 वीक्स। ठीक हो गया। हाँ, अब असली कहानी। सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है जो मिस हो गया। सो इमोशनल जो ट्रॉमा होता है आफ्टर डिलीवरी वो ये होता है कि प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स होते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हार्मोन्स होते हैं। एंड आफ्टर यू डिलीवर, आप सोचो कि वो पीक से उन्होंने वापस आना है। जब वो वापस आ रहे होते हैं तो बहुत से लोगों को एक चीज़ होती है जिसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन कहते हैं, ठीक है। और वो सबसे लेस टॉक्ड अबाउट टॉपिक है, और हमारे में सबसे मुश्किल क्लास थी हुई है, मुश्किल इन सेंस की बोरिंग। बट ये कि वो कोई ना बात करना चाहता है ना सुनना चाहता है। और अगर मैं आपको स्टेटिस्टिक्स बताऊं, नॉट टू स्केयर यू, बट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिवोर्सेस जो होती है ना वो पोस्टमार्टम पीरियड में होती है, क्योंकि ना डॉक्टर को पता होता है, ना पेशेंट को पता होता है, ना घर वालों को पता होता है कि हो क्या रहा है। अब वो समझते हैं कि बेबी हुआ है, मदर को तो आसमान को लग जाना चाहिए और शुक्र करना चाहिए कि बच्चा हो गया, तो वो क्यों डिप्रेस्ड है? There's no reason for her to be unhappy because they're also happy about the baby. They don't realize कि वो एक चीज से go through करी है, उसके हार्मोन्स वापस आ रहे हैं, तो वो उसके हाथ में कुछ नहीं है, उसको पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो रहा है हार्मोन्स की वजह से। तो इसलिए हम ये क्लास इसलिए जरूर करते हैं कि एटलीस्ट हमारे मरीजों को पता हो। वो भी आगे बात करेंगे। वेट लॉस का तो आपको पता ही है कि मैं अभी उसी पे आ रही हूँ। सबसे एक चीज होती है बेबी ब्लूज, वो 90% लोगों में होता है। 90% का मतलब है कि हर 10 में से 9 लोगों का होगा। वो क्या होता है कि 2 से 3 दिन होता है डिलीवरी के बाद, क्राइंग स्पेल्स होते हैं थोड़ा। आप ऑब्वियसली यू बीन थ्रू अ डिलीवरी, चाहे नॉर्मल, ऑब्वियसली यू बीन थ्रू अ डिलीवरी, चाहे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन हो। अगर ऐसे जो न्यू कपल्स हैं जिनका फर्स्ट बेबी है, पहले 2 लोग जिंदगी गुजार रहे थे हंसी खुशी, अब एक दूसरा बच्चा दरमियान में आ गया जो हर वक्त रो रहा है, जैसे हर वक्त कुछ चाहिए। So obviously anybody would be upset. You're overwhelmed, you're happy, but at the same time, what about your sleep and sukoon wali neende and watching movies together, and suddenly there's a child who's always rona dhona. तो वो बड़ी नॉर्मल सी बात है। आप एंग्शियस भी हो सकते हो, ओवरवेल्म भी हो सकते हो, और योर बेबी इज वेरी डिमांडिंग, देयर ऑलवेज क्राइंग, एंड आई डोंट वांट टू स्केयर यू, बट जिन लोगों के बच्चे, उन्हें पता है मैं क्या बात कर रही हूँ, इतना मुश्किल पीरियड होता है। तो थोड़ा बहुत रोना, फीलिंग अपसेट और फीलिंग लिटिल ओवरवेल्म्ड इज नॉर्मल, ठीक है। वो 2 से 3 दिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ होता है और वो विद इन अ वीक और 10 डेज सेटल हो जाता है, और वो 90% लोगों में होता है। उसे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है ना वो थोड़ा लेट स्टार्ट होता है और वो परसिस्ट करता है, इट कैन इवन परसिस्ट टू अ ईयर, ठीक है। आई हैव पेशेंट्स हु हैड दिस प्रॉब्लम फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और वो इसीलिए कि वो अनडायग्नोज जाता रहा। बात आगे चलेगी तो फिर पता लगा कि अब हम हेल्प ले लें, विच इज़ ऑलरेडी व्हेन इट्स टू लेट। तो इसलिए हम इसकी पहले बात करते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि नॉर्मल एंग्जाइटी है कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन है? उसके कुछ साइंस होते हैं जो पेशेंट तो शायद ना बता सके, बट घर वाले बता सकते हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। वो ये होता है कि एक तो होता है ना कि आप यू वांट टू स्लीप बट यू कांट स्लीप। एक तो है कि बेबी हर वक्त रो रहा है, आपने हर 2 घंटे पे फीड करना है, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हो। एक है कि आपके पास इनफ हेल्प है, आप सोना चाह रहे हो लेकिन नींद नहीं आ रही है,
ठीक है, दैट इज अ सीरियस साइन। एक होता है कि यू कांट ईट एट ऑल, आपकी एपेटाइट कम हो जाए। सो लैक ऑफ स्लीप एज इन, एक तरह नो टाइम फॉर स्लीप, वो डिफरेंट बात है कि आप सो ही नहीं पाते, या यू कांट ईट, या यू हैव नेगेटिव थॉट्स अबाउट द बेबी और योर सेल्फ और एनीबडी इन जनरल। वैसे थोड़ी बहुत तो होती है नेगेटिव थॉट्स, बट इतनी ज्यादा कि आप कमेंट सुनो, जैसे उससे बड़ा टिपिकल सा पिक्चर दिखाते हैं कि बेबी रो रहा है एंड द मदर इज नॉट लुकिंग एट द बेबी, इट इज नॉट नेचुरल ना। नेचुरली तो आप फॉरन बेबी को देखोगे। वो जो डिप्रेशन है ना, वो मदर्स हैं जो बेबी को दे आई डोंट वांट टू लाइक स्केयर यू, बट आई हैव हैड stories where they wanted to kill the baby, homicidal thoughts about herself, or suicidal thoughts, those are serious depressions। ठीक है, पर थोड़ा बहुत रोने धोने में डिप्रेशन नहीं है। ठीक है, समझ आ रही है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और वो जो है ना, वो होता भी जरा लेट है। सो क्राई फॉर नो रीजन इज बेबी ब्लूज, फिर वजह कोई नहीं है। वही जो सारे कहते हैं तुम क्यों रो रही हो बेबी, यू शुड बी हैप्पी। भाई नहीं हैप्पी हो सकते ना, it's not that we're not happy, but it's just that we're finding problems। वही सोने वाली बात, ईटिंग वाली बात, और ट्रबल मेकिंग चॉइसेस, जैसे आपने क्या खाना है या बेबी को क्या देना है, या स्टफ लाइक दैट। यूल फील कि वो कुछ डिसीजन नहीं मेक कर पा रहे होते। ठीक है। और ये बिल्कुल ये वाली फीलिंग है, ये ओवरवेलमिंग, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, और ये फर्स्ट फ्यू डेज रहेगी, फिर ये डिसअपेयर हो जाएगी। वो प्रॉब्लम नहीं है। असल जो प्रॉब्लम है ना, वो है जो लंबा अरसा लास्ट करता है, जो कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। उसमें वो लिटरली इट कैन गो अप टू अ ईयर, और इन पेशेंट्स को फंक्शनली वो डिटेरिएटेड होते हैं, एज इन दे कांट टेक केयर ऑफ द बेबी, दे कांट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। दीज आर पेशेंट्स हु नीड ट्रीटमेंट। और ये ऑब्वियसली वो पेशेंट तो शायद ना बता सके, बट जो उसके इर्द गिर्द लोग हैं, अगर वो आइडेंटिफाई करें कोई ऐसा साइन, तो वो फौरी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज ये ट्रीटेबल है, इजिली ट्रीटेबल है। और जिन लोगों को यूजुअली प्रेगनेंसी में डिप्रेशन होता है, उनमें ये ज़्यादा होता है, या फैमिली हिस्ट्री हो, या पिछली प्रेगनेंसी में डिप्रेशन हुआ हो, तो इसका रिकरेंस एक्चुअली 50% है, 1 in 2। तो अगर ऐसा हो तो पेशेंट से कहते हैं मुझे पहले बता दें, उनको हम पहले ही दवाई शुरू कर देते हैं। और फिर ये एक बहुत बड़ी मिथ है, डॉक्टर्स के पास भी है और पेशेंट्स के पास भी, कि हम कोई दवाई नहीं खा सकते डिप्रेशन के लिए प्रेगनेंसी में या आफ्टर डिलीवरी के ब्रेस्ट फीडिंग में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारी सेफ दवाइयाँ हैं जो आप ले सकते हो। You don't have to suffer just because you're not doing well। ओके। होता क्यों है? हार्मोन लेवल्स की वजह से होता है, हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन में होता है, जैसे हमने बात की, इमोशनल फैक्टर्स होते हैं। कुछ बेबी में अगर प्रॉब्लम है, तो जैसे बेबी नर्सरी में ओवर स्टे कर गया है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। फटीग होती है, ऑब्वियसली लैक ऑफ सपोर्ट होती है। लकीली इन पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट है एक्चुअली वो भी एक डिप्रेशन का कॉज बन जाती है। जो आंटी आती है वो कहती है ये कर लो, तुमने ये नहीं किया। अब आई एम अ डॉक्टर, माय हस्बैंड वाज पोस्ट इन मुल्तान वेयर आई हैड माय फर्स्ट बेबी। वहां पर एक कल्चरली चीजें कुछ करते हैं, बेबी को मसाज करते हैं, या आई डोंट नो, वो पता नहीं आटे से कुछ करते हैं। मैं मेड के में से क्या आपने, आप डॉक्टर हैं पर आपने ये नहीं किया। एंड ऑनेस्टली उसे कहा अच्छा ये करना था, मैंने नहीं किया। आई कॉल माय हस्बैंड, आई सेड कि मैंने तो ये किया नहीं। सका यू क्रेजी तो दीस थिंग्स अफेक्ट यू, इफ इट कैन अफेक्ट मी बीइंग अ डॉक्टर, आई एम श्योर इट कैन अफेक्ट यू एज वेल। तो प्लीज वो अपना ना अपने दिमाग में एक फिल्टर लगाओ कि मैंने क्या बात रजिस्टर करनी है और क्या नहीं करनी। एवरीबडी विल कम, दे ट्राइंग टू हेल्प यू। वो आपको कोई वो नहीं कर रहे होते बुरा फील करना, बट वो एक कल्चर है यहाँ का कि वो कहते हैं आपने ये करना था, मैंने तो ये किया, फला ने ये किया तो ये हो गया। वो इतना साइकोलॉजिकली आपको डिस्टर्ब करती है कि जो हम यहाँ पढ़ाते हैं क्लासेस में, वो सब जाया हो जाता है। जैसे मैं भी पेशेंट्स पे राउंड कर रही थी कि फीडिंग में जो है कितना हम खपते हैं कि खुद ही फीड कराना है, खुद ही फीड कराना है। अल्लाह का निज़ाम बहुत अच्छा है, ब्रेस्ट फीडिंग बहुत अच्छी है। जैसे वो लोग यहाँ पर नहीं फीडर देने देते, घर जाता है पेशेंट, एक आंटी आती है, वो कहती है बेबी बहुत रो रहा है बेटे, आपका फीड ठीक नहीं है, या आपके फीड में कोई मसला है, आप इसको फीटर शुरू करा दें। आप वो सारी मेहनत जाया, और वो आंटी की बात आगे, आई मीन अपॉलॉजीज टू ऑल द आंटीज, मैं खुद एक आंटी हूँ अब तो। लेकिन कहने का मकसद ये कि वो इतना डिस्टर्बिंग होता है कि यू एंड अप इन डूइंग व्हाटएवर दे से, which is not something you want to do। You are sensible, you've been told what to do, so don't fall in that trap, and that makes you upset as well at times। और बहुत सारे डिप्रेशन की वजूहत तो यही है कि मुझे इतनी एडवाइसेस मिलती हैं कि आई डोंट वांट एनी एडवाइस। they're trying to help but they just don't know how to। ये बात है, ये आपकी अम्मी भी हो सकती है बाय द वे। सो ठीक हो गया। सो वही एंटी डिप्रेसेंट्स भी हम देते हैं, हम यूजली देते हैं मूड एलिवेटर्स, जिससे वो जो हार्मोन्स का लेवल है उसको बैलेंस करके, ताकि आपको जो ये वाली फीलिंग्स हो रही हैं ये बेहतर हो जाए। बट ये टोटली ट्रीटेबल है,
और कोई इसके मेजर साइड इफेक्ट्स नहीं होते जब हम दवाइयाँ देते हैं, लेकिन इनको एकदम से बंद नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करना होता है। और ये दवाइयाँ 2 हफ्ता लेती हैं अपना काम करने में भी। तो जिन पेशेंट्स को डिप्रेशन अभी भी है या जिनको पिछली प्रेगनेंसी में था, वो अपने डॉक्टर को बताएं कि आपने अभी से दवाई शुरू करनी है, बिकॉज वो 2 हफ्ते लेगी। होता है कि हम दवाई शुरू करते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं आता, पेशेंट्स छोड़ देते हैं कि इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, अभी उसका टाइम तो लगना है, उसने 2 हफ्ते तो लेना है अपना इफेक्ट लाने में। और ऑब्वियसली कोई लॉन्ग टर्म मेडिसिन नहीं होती, इनको 3 to 6 मंथ्स देके फिर हम आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ कर देते हैं, पर एटलीस्ट आपका वो पीरियड निकल जाता है, ठीक है। ओके। अब ट्रीटमेंट में हर चीज़ का हल दवाई नहीं होता। यू कैन स्टार्ट विद एक हमारी साइकोथेरेपी जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, सीबीटी। वो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, मुझसे मत पूछना कि पाकिस्तान में कौन अच्छा करता है, मुझे नहीं पता। बट क्वालिफाइड कोई भी अच्छा साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो कर सकता है। और अक्सर तो मुझे लगता है उन्हें खुद भी ज़रूरत है। बट ये है कि पहली ऑप्शन जो है वो थेरेपी है। अगर थेरेपी वर्क ना करे तो फिर आप दवाइयों पे जा सकते हैं, दवाइयाँ ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ हैं, ठीक है। अब आ जाओ हस्बैंड ने क्या करना है, या मैं ये बताऊं कि क्या नहीं करना। टिपिकल रिस्पॉन्स मैं बता देती हूँ, आप लोग क्या होती है, लो बेबी हुआ है तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हें क्यों अपसेट हो रही हो। थोड़ा लगता है कि जब वो कुछ, मैं तो कुछ, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, व्हाट एल्स कैन आई डू। ऐसे ही होता है ना, होते हैं ना ऐसे सेंटेंसेस, एम आई राइट। अच्छा, you have a you have a baby in the house, why are you upset, you should be happy, and you're like okay, तो ये सब नहीं कहना। ये वैसे जनरली भी नहीं करना, क्योंकि इट इज नॉट गुड फॉर योर रिलेशनशिप। ओके, सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है ना वो होती है आपके हस्बैंड की सपोर्ट, ठीक है। आप कहेंगे अच्छा सारा कुछ हम नहीं करना है, बात ये कि डिलीवरी तो वो करा रही है ना, ये आप कर ले। ठीक है। उसमें और कुछ नहीं करना, आपने कोई चांद तोड़ के नहीं लाना, यू जस्ट हैव टू अवॉइड द रॉन्ग स्टेटमेंट, जैसे मैंने अभी थोड़े एग्जांपल आपको दिए हैं। और एक होता है ना कि इट हैपेंस टू एवरीबॉडी, मेरी बहन के साथ भी यही हुआ था, मेरे फला भाई वो एक और सिनारियो था, एवरीबॉडी इज डिफरेंट, यू कांट कंपेयर योर वाइफ विद अदर पीपल, ठीक है। ये नहीं करना। दूसरा ये कि तो हर हर कोई के हर किसी का बेबी होता है, तो इसमें क्या ऐसी बात है, व्हाट्स देयर टू वरी अबाउट। दूसरा, स्नैप आउट ऑफ इट, गेट ऑन विद इट, आगे चलो जिंदगी में, ये सब जुमले जो है ना ये गलत होते हैं। इसमें आपने सिर्फ ये कहना है कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू गोइंग थ्रू एंड विल फाइट दिस टुगेदर। तो मुश्किल तो नहीं है ना, 2 लाइनें, बच जाओगे आप लोग, ये आपकी बचत के लिए बताई है मैंने। सिर्फ ये कह दो, ये ना कहो कि ये तो सबके साथ होता है और ये क्यों, तुम्हें तो हर वक्त ही रोना आ रहा होता है। सो थिंक पॉजिटिव, ये तो मेरे हस्बैंड भी बहुत कहते हैं, अच्छा पॉजिटिव भी, पॉजिटिव सोचेंगे ऐसे, उस वक्त नहीं पॉजिटिव सोच सकता बंदा, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स है ना जो आप हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो उल्टी आपके खिलाफ जा रही होती है, तो आप अपने वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड जो है ना वो चेंज करने। आप लोग भी क्या करें वैसे, वो समझेंगे सिर्फ मैं उन्हें कह रही हूँ। लेकिन आई थिंक इट्स मोस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर बिकॉज द वर्ड्स वी से व्हिच वी वांट टू हेल्प बट वी जस्ट डोंट नो हाउ टू, ये वाली बात है ना। तो ये नहीं करना व्हेन योर वाइफ इज गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, कैसे हेल्प, अच्छा हाँ, ये मैं अक्सर पेशेंट से कहती हूँ कि बहुत कम टाइम होते हैं ज़िंदगी में जब आपको हेल्प की ज़रूरत होती है। इसमें कोई ईगो इशू ना बनाए, फैमिली इज़ देयर टू हेल्प यू। तो अगर आपका जैसे यू हैव अ यंगर चाइल्ड एंड द अदर चाइल्ड इज़ हियर, तो ज़िंदगी में आपको रोज़ नहीं ज़रूरत पड़नी, इस मौके पे पड़नी है, तो उसमें अगर आप हेल्प ले रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है। यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम योर सिबलिंग्स, फ्रॉम योर इन लॉज, फ्रॉम योर सिस्टर इन लॉज, दे आर ऑल देयर टू हेल्प यू, ठीक है। तो होता नहीं कि नहीं मैं खुद ही कर लूंगी, खुद ही कर लूंगी, वो खुद ही करने करने में ना आप पागल हो जाते हो, बिकॉज ऑफ द ओवर बर्डन ऑफ द न्यू बेबी, प्रीवियस बेबी, या जो भी अपने हॉर्मोन्स भी चल रहे हैं। तो इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फादर्स के लिए क्या था, हाँ हाँ, फादर्स को भी डिप्रेशन हो सकता है पोस्टपार्टम, नॉट बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स बट बिकॉज ऑफ दैट स्मूथ लाइफ दैट दे वर हैविंग, दैट दे वर स्लीपिंग रात भर, सुबह उठ के ऑफिस, और अब रात को एक बच्चा रोई जा रहा है, रोई जा रहा है, एंड द वाइफ एक्सपेक्ट्स यू टू टेक केयर ऑफ द बेबी एज वेल एज गो टू वर्क इन द मॉर्निंग एज वेल। तो दे कैन ऑल्सो गो थ्रू सम फेजेस विच, उसके लिए फिर वो क्या करें, वो फिर दुआ करें। ठीक है। बट दिस कैन हैपन बोथ कपल के लिए, बहुत एंग्जाइटी होती है बेबी के आने में भी और जब आ जाता है उस वक्त भी, तो वो अंडरस्टैंड करना चाहिए, दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और वही डरने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है इट्स इजीली ट्रीटेबल, और आप मिलके इसका मसले का हल कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटी जो आप इंजॉय करते हो वो कर सकते हो, ठीक है। ओके, अल्कोहल ड्रग्स तो हमारे लिए नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि डोंट ब्लेम योर स्पाउस, ठीक है। खैर यहाँ पर तो इतना नहीं होता, गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये बहुत कॉमन था कि एपिड्यूरल नहीं होता तो जब डिलीवरी होती थी तो वाइफ वुड कर्स द हस्बैंड आउट लाइक एनीथिंग, अब्यूज से मैंने गालियां भी सुनी हुई है हस्बैंड्स के लिए, इट्स ऑल हिज फॉल्ट दैट शी इज गोइंग थ्रू दैट पेन।
बट यहाँ शुक्र है एपिड्यूरल है तो ये इंसिडेंसेस कम होते हैं, ऑल्दो आई हैड सो मेनी फाइट्स बिटवीन द कपल ड्यूरिंग द डिलीवरी, द हस्बैंड इज स्टैंडिंग हियर एंड बेचारा उसको बहुत डांट पड़ी होती है। तो वो कॉमन बातें हैं, उसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि द मैसेज फॉर दिस होल क्लास इज टू टेक केयर ऑफ ईच अदर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन योर लाइफ, और जो आप बातें कहेंगे वो कभी नहीं भुलाई जाएंगी तो इसलिए बेहतर है कि दिल में रख लें दिल की बात, और जो मैंने कहा है ना वो कह दें, ताकि आपकी भी बचत हो जाए, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन बोथ योर लाइफ्स। और दिस इज ऑल आई हैव टू से। एनी अदर क्वेश्चंस दैट यू गाइस हैव about postpartum depression or generally about post delivery, anything? Hmm. 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 सो उसमें बेटे वो भी डिप्रेशन ही है ना, एंड इट्स वेरी वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी एज वेल, और पीपल जैसे जिनको मैं तो बता रही थी जिनको पहले ही होते हैं इनको वर्स हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी, तो इट्स इजीली ट्रीटेबल। पहली बात तो ये कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, इट्स नॉट यू, इट्स नॉट व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग और somebody else is doing wrong, it's just what she is going through right now because of overwhelming, you know, she has a baby, a new baby is coming, बहुत सारी और मसले मसाइल होते हैं। पहला स्टेप तो होता है कि सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। सेकंड होता है थेरेपी, साइकोथेरेपी यानी कि टॉकिंग थेरेपी जिसे हम सीबीटी कहते हैं। तीसरा होता है दवाई। तो दवाई जैसे मैंने कहा बहुत सेफ है प्रेगनेंसी में जो ली जा सकती है, पर उनका इफेक्ट 2 हफ्ते तक आता है। अगर आपका सिर्फ एक एंग्जाइटी लेवल हाई है कि वो होता है ना फियर ऑफ प्रेगनेंसी, फियर ऑफ डिलीवरी, फियर ऑफ सेकंड चाइल्ड, अगर पहले चाइल्ड है, यू नो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन एंड नॉर्मल। बट अगर जो मैंने आपको वार्निंग साइंस बताए ना उनमें से कुछ हो रहा है देन यू शुड बी ऑन मेडिकेशन एंड विच आर सेफ। देखो जो सिर्फ पोस्टमार्टम ब्लूज है ना वो तो आपके शुरू होते हैं 2-3 दिन तक, उसके फौरन बाद भी शुरू हो सकते हैं और वो 1 हफ्ते में खत्म हो जाते हैं। पर जो 1 हफ्ते से प्रोलॉन्ग रह रहा है और उसमें ये वाले सिम्टम्स ऐड हो रहे हैं वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, विच नीड्स ट्रीटमेंट। दोनों का एक ही है क्योंकि हॉर्मोन्स तो एक ही है ना, डिलीवरी और सेक्शन का नहीं है उससे ताल्लुक। वो 1 हफ्ते का टाइम लूज का है, 10 डेज तक लास्ट करेगा, तो अगर हफ्तों पे जा रहे हैं तो वो मोस्ट लाइकली पोस्टमार्टम डिप्रेशन which needs treatment, needs treatment which is easily treatable, and I've had patients जिनको मैं एडमिट करना पड़ा because they were not treated in time। तो उस स्टेज से बचने के लिए पहले पहले ट्रीट कर लेना। हम्म। सो वो पहले तो वाटर रिटेंशन होती है, ठीक है, वो तो फौरी आपको बहुत स्वेटिंग होगी डिलीवरी के बाद, और यू नो पाउच स्वेल होना, ये सब वही पानी निकल रहा होता है, ठीक है। तो यूजुअली तो 6 वीक्स तक काफ़ी ज़्यादा आपका जो वाटर वेट है वो निकल गया होता है। बट ऑब्वियसली जो आपने वेट गेन जनरली खाने की वजह से किया हुआ है वो ओवर 3 मंथ्स रहता है। बट यू नो ऑब्वियसली व्हेन यू डिलीवर वी डू टेल यू अबाउट द डाइट यू वांट टू टेक, वो जो पहले भी आपको पता है वो सब लेनी है, तो उससे आपका वेट लूज हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो प्रेगनेंसी का वेट है वो 3 मंथ से ऊपर नहीं होता, मतलब 6 वीक से पानी वानी निकल जाता है, बेबी भी निकल गया ऑब्वियसली। बाकी जो फिर हम पर पीरियड में जो खा रहे होते हैं ना, क्या उससे कहते हैं, पंजीरी, उसका वेट होता है। और उसमें कोई नुकसान नहीं है, आप खा सकते हो, पर उसको एज अ मील खाओ। मतलब ये नहीं कि पंजीरी भी खा ली ब्रेकफास्ट भी कर लिया, तो इज अ वेरी हाई कैलोरी फूड था, तो बिल्कुल मना नहीं है, उसमें बहुत अच्छी चीजें होती है, बट फिर उसको खाने की जगह खाओ। स्ट्रेच मार्क्स जो होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। उनको प्रिवेंट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया, जो मेरे पेशेंट्स है बायो ऑयल लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं। जब वो रेड होते हैं उसका लेजर हो जाता है। ये क्रीम्स भी ऑब्वियसली होती हैं बट दे डोंट रियली वर्क। जब वो वाइट हो जाते हैं फिर लेजर भी नहीं हो सकता, और मसला है कि फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी में फिर हो जाते हैं। बट यस, लेजर इज अ ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेच मार्क्स। ओके, सो उसमें ये होता है कि हाँ वैसे दैट्स अ गुड पॉइंट, में ऐड करना चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन में। एक्सरसाइज की कहानी ये होती है कि हम तो कहते हैं कि जैसे अगर सी सेक्शन भी होता है तो हम यहाँ पर अगले दिन वॉक कराना शुरू कर देते हैं, तुम्हारे यहाँ हुआ कि नहीं हुआ। सो नेक्स्ट डे वी स्टार्ट आस्क यू टू वॉक, और बाद में भी कहते हैं कि वॉक तो आप रेगुलर शुरू कर दें, ठीक है, डिलीवरी के बाद तो बहुत वॉक जॉग जो मर्जी करें। जो आपकी जिम वगैरह है वो आप 1 मंथ के बाद स्टार्ट कर सकते हो, बट जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज है ना, जैसे या अपहिल ट्रेडमिल है या अग्रेसिव एक्सरसाइजेज हैं जिसपे जो वेट ट्रेनिंग है फॉर एग्जांपल, वो हम कहते हैं 6 मंथ्स पे स्टार्ट करें, क्योंकि 3 मंथ्स पे आप लेस वेट्स के साथ कर सकते हो, क्योंकि आपके एब्डोमिनल मसल्स जो है ना उसमें हर्निया बहुत ज़्यादा है हमारी खवातीन में, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी और सी सेक्शन के बाद भी। तो अगर आप अग्रेसिव एक्सरसाइजेस करते हो ना फौरन बाद, तो फिर हर्निया की टेंडेंसी होती है। लेकिन ये कि आपकी जैसे अगर स्कार भी है तो वो हीलिंग तो हो जाती है 10 हफ्ते, मतलब यू नो 1 वीक में, 2 वीक्स में। पर जो इंटरनल स्टिचेस है वो 6 वीक्स लेते हैं। बट जो एक्सरसाइज मना करते हैं बहुत अग्रेसिव, वो इसलिए करते हैं कि हर्निया ना हो जाए। बट 3 मंथ्स में यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग।
6 मंथ्स पे वेट ट्रेनिंग। प्रेगनेंसी में वैसे भी 10 बीट ज्यादा होती है। पोस्ट डिलीवरी तो आप ब्रिस्क वॉक भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अगर सिजेरियन हुआ है तब भी। बट ऑब्वियसली वेट लिफ्टिंग नहीं करोगे टिल एटलीस्ट अ मंथ, और aggressive mild weights 3 months and weight training at 6 months। बेल्ट की कहानी ये कि बेल्ट आप फौरी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपका सिजेरियन हुआ हो तो जो स्कार होता है यहाँ गर्मी बहुत होती है, तो अगर आपने बेल्ट पहनी है तो आप एसी में पहनोगे, एसी के बाहर नहीं पहनोगे, वरना स्वेटिंग से स्टिचेस खराब हो जाएंगे। बट बेल्ट का कोई मसला नहीं, आप फौरी बात पहन सकते हो। यस आई डू। समर्स में भी पहन सकते हो, एसी में पहन लो, ऑफ कोर्स बाइंडर्स हेल्प, डेफिनेटली पेन भी कम होती है उनसे, और आपके जो है वो स्टमक वापस जाने के चांसेस बढ़। बिल्कुल पी सकते हो, दे आर वेरी गुड, उससे कोलिक भी नहीं होती बच्चों को। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मसाज तो प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल सेफ है, बस एब्डोमिनल मसाज वो ना कराओ, वो लोग बहुत हर्ट हॉरर स्टोरीज। बट ये है कि जनरली मसाज इज ऑलवेज गुड फॉर यू इन प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी, बिकॉज वो मसल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हाँ, थोड़ा सा फर्क इस तरह से है कि हमारा वेदर बहुत बुरा है, तो हीलिंग थोड़ी सी डिले होती है अगस्त सितंबर वाले हमारे सीजन से, बट यूजली कोई ऐसे इन्फेक्शन मेजर नहीं होते। एपिड्यूरल, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एपिड्यूरल वाली क्लास नहीं ली ना। एपिड्यूरल का साइड इफेक्ट है ही नहीं बैक एक, हमारा प्रेगनेंसी में बैक एक होता है, जनरली बैक एक होता है, आई हैव बैक एक बिकॉज ऑफ माई हाइट एंड माई वर्क, तो वो बैक एक है। अब क्योंकि कमर में टीका लगता है तो हम ब्लेम करते हैं एपिड्यूरल को, एपिड्यूरल का साइड इफेक्ट बैक, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बट बैक एक इज नॉट वन ऑफ देम, इट्स टू डू विद अ बैड postures to be honest। हम्म, हम्म, हम्म। देखो, देखो इन माय ओपिनियन ये तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं कि हर लिहाज से नॉर्मल डिलीवरी बेहतर होती है इन समबडी हुज हैड अ इट्स अ फर्स्ट बेबी। सिजेरियन की कहानी ये कि एक होता है सेफ डिलीवरी, एक होता है नॉर्मल डिलीवरी। सेफ डिलीवरी ये होती है, टाइप ऑफ पेशेंट्स है ना, वन सेक्शन के बाद 70% पेशेंट्स डिलीवर नॉर्मल, विच इज अ ह्यूज नंबर। बताने वाली बात है, अगर मैं यही बात ऐसे कहूँ कि 30% एंड अप इन अ यूट्राइन रप्चर, that it sounds scary। तो 70 is a very good number, yet 30 is not a small number। बट यहाँ पर हम रूटीनली एक सीजन वालों को डिलीवर कराते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे प्रीरेक्विजिट्स हैं कि उनका प्रीवियस सेक्शन कहाँ हुआ है, स्कार थिकनेस कितनी है, वेट कितना है, इस प्रेगनेंसी में रिस्क फैक्टर्स क्या है। बट इफ यू द काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स नो सरप्राइजेस, विच इज कि मैं जाऊँ बेबी लेके घर, दैट इज अ सिजेरियन फॉर समबडी हुज हैड अ प्रीवियस सिजेरियन। बिकॉज रप्चर जो है ना वो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो करेंगे नहीं ना ट्रायल, बट एक्चुअली लेबर में ही होता है, so you can't really predict पहले से, नहीं प्रिडिक्ट कर सकते, वो आपका लेबर में ही होता है। हाँ, अगर स्कार थिकनेस ही कम है, वो 100% तो लोग स्कार थिकनेस कराते भी नहीं है, कि वो इतनी ज़्यादा रिलायबल नहीं है, बट चलो अगर वो कम ही आ गई है फिर तो आप चांस ही नहीं लेते हो ना। लेकिन कई दफ़ा नॉर्मल पे भी रप्चर हो जाता है ना, तो इट्स नॉट रियली रिलायबल इंडिकेटर, बट येस इट इज़ पॉसिबल। वो स्कैन करते हैं 34-37 वीक्स पे दोबारा, बट दैट्स नॉट लाइक 100% श्योरिटी के रप्चर नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे हो कि वो आप मेडिक सेक्शन से डरते हो, तो फिर यू शुड नॉट गो फॉर नॉर्मल, बिकॉज वो तो पॉसिबिलिटी इवन किसी भी लेबर में होती है ना, ये वाली बात। हाँ, अब तुम लोगों को गुस्सा आएगा मेरी बात पे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है खुद ही बता दो। स्क्रीन टाइम है, मैं बता देती हूँ। 9 बजे हम देखते हैं, 9 बजे नहीं, 12 बजे देखते हैं, फिर हम अपना फ़ोन ऑन कर लेते हैं, फिर हम इंस्टाग्राम देखते हैं, फिर हम फेसबुक, तुम लोगों के ज़माने का तो नहीं, हमारे ज़माने का फेसबुक था, उसमें को 2-3 घंटे घुस जाते, पता लगता है हो। स्क्रीन टाइम इज़ अ वेरी बैड किलर फॉर योर स्लीप। दिस इज़ नॉट मी, दिस इज़ नॉट एन आंटी स्पीकिंग और अ मदर स्पीकिंग, इट इज़ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नाउ। तो वो कहते हैं कि 8 बजे अपना फ़ोन साइड पे रखते हैं, बिकॉज स्क्रीन टाइम आप एडिक्टिव है ना, ऑल दीज, हाउ डू यू थिंक these people are making money? It's whatever they show you is what you want to, वो होता है ना कि आप जो देखते हो वही बार बार आ रहा होता है, because they how it is, they walked our lives, तो वो फिर addictive होता है, and that's what makes your sleep cycle disturbed, you know what I'm saying। तुम ट्राई करके देखना, अपना फोन साइड पे रख के देखना एंड ट्राई टू स्लीप, ठीक है। बट प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से भी नींद नहीं आ रही होती है, और दूसरा एंजाइटी से नींद नहीं आ रही होती है।
तो एंजाइटी जो है उस सबसे बड़ी लैक ऑफ स्लीप की वजह एंजाइटी है, टू बी ऑनेस्ट। तो उसका हल क्या है? स्लीपिंग पिल्स तो बिल्कुल हल नहीं है, बट अगर इतनी हो गई कि 3-4 दिन आप नहीं सोए हो तो हम शॉर्ट टर्म के लिए पिल्स दे सकते हैं। बट वो पिल्स मैं कहती हूँ कि आपने अपने पास नहीं रखनी, बिकॉज स्लीपिंग पिल्स आर एडिक्टिव। तो आई ऑलवेज गिव इट टू समबडी एट होम जो आपको पिल दे। एक तो लेते हुए भी जरा बंदा ईगो हर्ट होता है, यार मैं दवाई ले रहा हूँ सोने की। दूसरा, अपने पास रखते हो तो आप एक गोली से स्टार्ट करते हो, फिर आप, आई नो पीपल हु टेक 6 टैबलेट्स, दीज आर डॉक्टर्स, वो नो कैसे क्या सारे इफेक्ट्स हैं। वो एडिक्टिव है ना, वो हेल्प ही नहीं आप कर सकते। स्लीपिंग पिल इज नॉट द आंसर। अदर थेरेपीज लाइक तुम्हारी खरमियाँ बेहतर बता देंगी, लाइक दिस little herbs that people have for sleeping, those are still better than medicines. But obviously it shows that she's anxious, that's why she can't sleep.